हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। होप सो आप सभी पढ़ाई से चल रही होगी बहुत बेहतरीन तरीके से, एकदम फ्लो में होंगे आप लोग। एंड अब तो एग्जामिनेशन के टाइम नजदीक आ रहे हैं, सो अगर नहीं चल रही है तो आप लोग उसे थोड़ा स्पीड कीजिए ताकि समय से आपका सिलेबस खत्म हो सके और आपको रिवीजन का भी टाइम मिल सके। एंड आज जो हमारा टॉपिक होगा, आइए आज का सेशन है हमारा वो स्टार्ट करते हैं। एंड आज का जो हमारा टॉपिक होगा बेस्ड होगा क्लास 12 के टॉपिक, दैट इज डिफरेंशिएबिलिटी पे। जो स्टूडेंट बोर्ड और मेंस पर्पस से प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेंस प्लस एडवांस पर्पस से वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी जो आज का जो हमारा सेशन है, आज का जो हमारा वीडियो है, ये काफी हद तक हेल्पफुल रहेगा, काफी हद तक उन्हें बेनिफिशियल होगा सॉल्व करने में। एंड मैंने मेरा जो प्रीवियस वीडियो था दैट इज कंटिन्यूटी के ऊपर, जो मैंने इससे पहले वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि बहुत इजी टॉपिक है एंड बहुत जल्दी हम लोग कवर अप कर लेंगे। लेकिन एक बात जरूर याद रखिएगा कि अगर आप लोगों में से किसी बच्चे ने भी अभी तक कंटिन्यूटी नहीं पढ़ा है, अगर कंटिन्यूटी नहीं पढ़ा है तो जरूर जाकर के पढ़िएगा। चाहे आप कहीं से भी पढ़िए, या तो आप हमारा वीडियो भी देख सकते हैं। अगर आपने पहले पढ़ चुका है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है या आप भूल चुके हो तो आपको लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी आनी चाहिए। अगर आपको लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी नहीं आ रही है तो आप डिफरेंशिएबिलिटी बिल्कुल नहीं समझ पाओगे। सो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जल्दी जल्दी जाकर पढ़िए। एंड कहीं अगर नहीं पढ़ पा रहे, आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, तो मैंने उसके लिए अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए बना दिया है। मैंने डिफरेंशिएबिलिटी से पहले कंटिन्यूटी के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना के यूट्यूब पे मैं अपलोड कर चुका हूँ, और जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो आइए आज बिना लेट किए हुए आज का जो हमारा सेशन है डिफरेंशिएबिलिटी का, उसको स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यूटी पे मैंने क्लास ले लिया है, मैंने एक वीडियो तैयार कर दिया है। सो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन, दैट इज डिफरेंशिएबिलिटी। क्या होता है डिफरेंशिएबिलिटी, जल्दी बताइएगा। जो बच्चे नोट डाउन करना चाहे वो नोट डाउन भी साथ में कर सकते हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं मैथ्स में, आप एज ए नहीं केमिस्ट्री फिजिक्स बट आप एज ए मैथ्स में थोड़ा थोड़ा नोट डाउन करते रहिएगा, कैसे क्या जरूरी है क्या नहीं है, ठीक है। सो सब कुछ ध्यान दीजिएगा एंड करें, नोट करते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी पे। तो क्या होता है डिफरेंशिएबिलिटी, सबसे पहले समझने के लिए कंटिन्यूटी आपको आनी चाहिए। एंड देखिएगा, अगर सपोज कीजिए कि हमारे पास में कोई फंक्शन है fx, हमारे पास में कोई फंक्शन है fx, एंड मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी पे हम लोग जाएंगे। पहले डिफरेंशियल ज्योमेट्रिकल मीनिंग, थोड़ा सा इसका फिजिकल मीनिंग समझ लेते हैं, फिर हम दोनों को रिलेट करेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और देखते हैं। तो सपोज कीजिए कि हमारे पास में कोई फंक्शन है fx एंड इसका जो डोमेन है, इसका जो हमारा डोमेन वो बिलोंग कर रहा है a से b पे, दैट इज यहाँ पे याद रखिएगा where a and b where domain belongs to an open interval। यहाँ पे जो हमारा डोमेन है वो किससे बिलोंग कर रहा है, ओपन इंटरवल्स, बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल। याद रखिए छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। तो हमारे पास में कोई फंक्शन है fx एंड उसका डोमेन है a to b, वेयर यहाँ पे कौन सा इंटरवल लगा हुआ है, a to b। इसका मतलब ये नहीं कि a और b लेना है हमें, इसका मतलब है a और b नहीं लेना है, और a से b के बीच का, a से b के बीच का, a और b के इंटरवल का वैल्यू हमें इसमें पुट करना है, ठीक है। और हमारा जो फंक्शन होगा fx a to b के लिए डिफाइंड होगा। तो अगर इसमें अब a से b के बीच में बिटवीन a एंड b कोई मान लीजिए पॉइंट होगा c, कौन सा पॉइंट होगा, x इक्वल टू c, एंड हमें चेक करना है कि x इक्वल टू c पे मेरा जो फंक्शन है fx एट x इक्वल टू c पे ये डिफरेंशिएबल है या नहीं। सिंपल सा बात है, दैट इज एग्जाम्स में भी आपके यही क्वेश्चन आएंगे। आपके पास में कोई एक फंक्शन गिवन होगा, आइदर इट विल बी एन लॉग फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, अलजेब्रिक, कोई भी फंक्शन आपके पास में गिवन होगा, एंड आपके पास में इंटरवल्स दिए होंगे, दैट इस टाइप के कुछ इंटरवल्स होंगे, एंड आपको चेक करना होगा कि उस इंटरवल में आपका जो फंक्शन है fx वो किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो सिंपल सा डिफरेंशिएबिलिटी यही होता है कि हमारे पास में फंक्शन है, एक इंटरवल डिफाइंड है, इस इंटरवल के बीच में कोई पॉइंट ऐसी उस पर हमें चेक करना है डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो डिफरेंशिएबल चेक करने के लिए सिंपल सा क्या करते हैं हम लोग फाइंड करते हैं लिमिट एट x टेंड्स टू c एंड चेक करते हैं दैट f of x
माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी हमारा एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। एग्जिस्ट कर रहा है का मतलब क्या हुआ कि ये फाइनाइटली एग्जिस्ट करना चाहिए। ये जो फंक्शन होगा हमारा, ये जो फंक्शन होगा एफ एक्स, इसमें जब हम अपने x इक्वल टू सी वाला जो वैल्यू पुट करेंगे तो ये वाला वैल्यू दैट इज की, एक सेकेंड मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं इसको, आप लोग चाहें तो इसे लिख भी सकते हैं। ये वाला जो वैल्यू है, ये वाला वैल्यू एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो शुड एग्जिस्ट फाइनाइटली। मतलब क्या है कि जब हम इस पूरे इक्वेशन को, इस फॉर्म को सॉल्व करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आना चाहिए वो कोई फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए, कोई ऐसा पॉइंट आना चाहिए जिसको हम अपने कार्टेशियन प्लेन पे, कोऑर्डिनेट पे रिप्रेजेंट कर सकें। अगर नहीं कर पा रहे दैट मींस अगर ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो एट x इक्वल टू सी हम क्या कहते हैं, हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। एंड अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो हम लोग क्या कहते हैं कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है। सिंपल सी बात है कि अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो हमारा फंक्शन क्या होगा, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशिएबल है। क्या है, डिफरेंशिएबल है। एंड इफ इट नॉट एग्जिस्ट, एंड इफ इट विल नॉट एग्जिस्ट, अगर हम लोग क्या कहते हैं, मानते हैं एग्जिस्ट फाइनाइटली नहीं कर रहा है तो इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। सिंपल सा लॉजिक है, जैसे हम लोग कंटिन्यूटी में निकालते थे। लेकिन थोड़ा सा फर्क आ रहा है यहाँ पे भाई। कंटिन्यूटी में तो सर आप बोलिएगा कि सर हम लोग तो एलएचडी निकालते थे, सॉरी एलएचएल निकालते थे, आरएचएल निकालते थे एंड वहां से चेक कर लेते थे कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म आ रहा है, तो ये फॉर्म भी कहीं ना कहीं वहीं से एसोसिएटेड है। अब कैसे एसोसिएटेड है हम लोग इसको लेके वहां तक पहुंचेंगे, ठीक है। लेकिन ये आपका जो बेसिक चीज है, ये क्या आपका बेसिक है, जो आप लोगों के माइंड में ये चीज हमेशा होना चाहिए, ये आपके माइंड में हमेशा दौड़ते रहना चाहिए पूरा चीज कि एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी आपका एग्जिस्ट करना चाहिए, करना पड़ेगा। इसको नहीं है और हमें पता है, अगर क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि दे देगा कि आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है, आपका फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, बोल दिया डिफरेंशिएबल है, लेकिन हमें सी का वैल्यू नहीं फाइंड है, या फिर कोई सी का वैल्यू पता है, कोई कांस्टेंट इनपुट कर देगा के लैम्डा ए बी कुछ भी, मतलब बोल दिया कि डिफरेंस है तो हमें इसे एग्जिस्ट करवाना पड़ेगा। और एग्जिस्ट करवाने के लिए कोई जो वैल्यू गिवन होगा उसे यहाँ पुट करेंगे और फिर वहां से उसका वैल्यू सॉल्व करेंगे, जस्ट लाइक अ लीनियर इक्वेशन, जस्ट लाइक अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये था इसका फिजिकल मीनिंग, दैट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी एट लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एग्जिस्ट फाइनाइटली। एक और चीज ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे जो हमारा लिमिट वाला वैल्यू है, ये है क्या, ये जो लिमिट वाला वैल्यू है दैट इज जो हमने यहाँ पे लिमिट पुट किया है, इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं डेरिवेटिव, इसे हम कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, इसे हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो आपको ये चीज अच्छे से पता होगा, क्योंकि 11 में आप पढ़ते हैं लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। तो यहाँ पे जो लिमिट्स होता है एक्स टेंड्स टू सी, इसे हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। एंड हम लोग इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। यहाँ पे ये जो डी बाई डी एक्स आ रहा है दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। और यहाँ पे अगर हम लोग डी बाई डी एक्स ना लेकर के लिमिट एक्स टेंड्स टू सी ले तो ये भी क्या रिप्रेजेंट करता है, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। दोनों का जो ऑलमोस्ट जो फंक्शन होता है, जो काम होता है वो सेम है, बट रिप्रेजेंट करने का वैल्यू अलग अलग हो जाता है। हम लोग इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं डी ऑफ एफ डैश एक्स। ये सारे के सारे जो फॉर्म होते हैं ये हमारे डिफरेंशिएबिलिटी को डोनेट कर, सॉरी डिफरेंशिएबिलिटी को रिप्रेजेंट करने के फॉर्म होते हैं, जिसके थ्रू हम किसी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज आवर फिजिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, दिस इज आवर फिजिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। हम इस पे फिर आएंगे, थोड़ा सा इसके लिए हमें ज्योमेट्रिकल मीनिंग और हम समझेंगे इसके बाद, उसके बाद फिर हम यहाँ पे कुछ पहुंचेंगे, यहाँ पे और कुछ पॉइंट्स करवाने हैं मुझे, लेकिन उसके लिए आप लोगों को ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझना थोड़ा जरूरी है। अभी तक मुझे पता है अपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, तो आप बने रहिए वीडियो के अंत तक, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, पेशेंस रखिए, सब समझ में आएगा। नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए। तो इसका जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है दैट इज हमारे फंक्शन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है डिफरेंशिएबिलिटी का, उस पर आइए थोड़ा सा कंसंट्रेट करते हैं हम लोग। लिख लीजिएगा, टॉपिक डाल लीजिएगा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ
डिफरेंशिबिलिटी, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिबिलिटी। आखिर जो डिफरेंशिबिलिटी होता क्या है? डिफरेंशिबिलिटी सुन रहे, कंटिन्यूटी तो पता था कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, मतलब फंक्शन में अगर कोई होल्स नहीं है, फंक्शन में कोई ब्रेकेज नहीं है, तो हमारा वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। वो फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। लेकिन ये डिफरेंशिबिलिटी है क्या? कंटिन्यूटी तो नाम से क्लियर हो जाता है दैट अ फंक्शन, अ कंटीन्यूअस फंक्शन सेड टू बी इन कंटिन्यूटी, बट व्हाट एवर डिफरेंशिबिलिटी। तो आइए समझते हैं, बहुत आसान चीज है। मान लेते हैं, सपोज कीजिए कि आपके पास में y इक्वल टू fx क्या है? कोई फंक्शन। सपोज करते हैं दैट हमारे पास में y इक्वल टू fx क्या है? कोई फंक्शन, एंड हमने इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बना दिया। दैट इज आवर फंक्शन y इक्वल टू fx। ये कौन सा फंक्शन है? y इक्वल टू fx का ये हमारा ग्राफ है। दैट इज आवर y एक्सिस, x एक्सिस, x dash that is negative of x, and y dash this is our origin, ठीक है, and this is the domain of our function, that is x equal to a से लेकर के हमारा जो ग्राफ बना है that is x equal to b। हम कह सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है fx, इसका डोमेन कहां से कहां तक है? इस वाले पॉइंट से जहां से हमारा ग्राफ बना है x एक्सिस पे, और यहाँ पे x एक्सिस का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? b, और यहाँ पे x एक्सिस का मिनिमम वैल्यू क्या है? सॉरी, फंक्शन का मिनिमम वैल्यू x एक्सिस पे कितना है? a। तो हम कह सकते हैं क्या कि हमारा जो फंक्शन है यहाँ पे जिसका डोमेन होगा इसको कहां से कहां तक बिलोंग करेगा? a से b, ठीक है। अगर हमें मान लीजिए इसके बीच में, मैंने अभी बताया था जस्ट, इसके बीच में कोई एक पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं x इक्वल टू c, एंड हमें चेक करना है कि हमारा फंक्शन वहां पे कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है, थोड़ा सा ग्राफ के लाइनिंग में थोड़ा सुधार करना होगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ग्राफ सही था, थोड़ा सा समझाने के लिए इसको ऑलमोस्ट ठीक है। तो सपोज करते हैं, मानते हैं x इक्वल टू सी मेरा कोई पॉइंट होगा जो a और b के बीच में। सपोज टू सी क्या होगा? मेरा कोई पॉइंट होगा जो a से b के बीच में है। कहाँ है? a से b के बीच में, एंड हमें यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करना है। तो मैंने अभी बताया था कि कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए कि लिमिट x टेंड्स टू c, जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना है वहां पे डेरिवेटिव लगा देंगे एंड इसका वैल्यू पुट कर देंगे fx माइनस fc अपॉन x माइनस c। ये क्या करना चाहिए? एग्जिस्ट फाइनाइटली करना चाहिए। ये क्या करना चाहिए? एग्जिस्ट करना चाहिए फाइनाइटली। ये मैंने जस्ट अभी 2 मिनट पहले बताया है। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल मीनिंग में थोड़ा सा समझते हैं कि ये कैसे एग्जिस्ट करेगा फाइनाइटली, उसको थोड़ा सा ध्यान देते हैं। अगर हमें इस पॉइंट का कंटिन्यूटी निकालना है, क्या करना है? सॉरी, डिफरेंशिबिलिटी फाइंड करना है। अगर हमें इस पॉइंट का क्या करना है? डिफरेंशिबिलिटी फाइंड करना है। तो इसके थोड़ा सा एकदम माइनर सा, थोड़ा सा, जैसे हम लोग कंटिन्यूटी में LHL निकालते थे, RHL निकालते थे, RHL में क्या करते थे? लिमिट वाले पॉइंट, कंटिन्यूटी वाले पॉइंट से थोड़ा सा आगे जाते थे, एंड वहां पर क्या करते थे? एक पॉइंट ले लेते थे, थोड़ा पहले आ रहे थे, पॉइंट ले। सेम वर्क हम लोग यहाँ भी करेंगे। सी वाले पॉइंट से थोड़ा सा आगे चले जाएंगे, सी वाले पॉइंट से थोड़ा आगे चले जाएंगे। सपोज कीजिए कि हम कहाँ चले गए? x इक्वल टू सी प्लस, एकदम थोड़ा सा आगे गए, एकदम थोड़ा सा 0.00 सी प्लस एच। तो ये वाला पॉइंट अगर मैंने फंक्शन में पुट करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगा फंक्शन का? यहाँ पे हमारे पास में पहले फंक्शन था f(x), अब x के जगह हम क्या ले रहे हैं? c प्लस एच। x की जगह क्या ले रहे हैं? c प्लस एच। तो यहाँ पे अगर हम c प्लस एच पुट करते हैं, इस पॉइंट का जरा वैल्यू दिखेगा, मैं इसे मेंशन कर देता हूँ, p से c प्लस एच अगर लेते हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा? f ऑफ c प्लस एच। क्या मिल जाएगा हमें? f ऑफ c प्लस एच। जब मैंने x की जगह क्या लिया? c प्लस एच, तो फंक्शन में x की जगह क्या पुट हो जाएगा? c प्लस एच। ये जो x इक्वल टू c वाला पॉइंट था जहां पे मुझे कंटिन्यूटी चेक करना था, मैं इसे एज्यूम कर लेता हूँ, कोई पॉइंट q कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है। तो q पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा बच्चा लोग, वो क्या होगा? x की जगह मैं क्या लूंगा? x की जगह में क्या लेना है? c। x की जगह क्या लेना है? c, क्योंकि यहाँ मेंशन किया हुआ x इक्वल टू c। तो f(x) के जगह पे क्या हो जाएगा? fc। fx के जगह पे क्या हो जाएगा? fc।
चलिए थोड़ा सा पॉइंट पहले आ जाते हैं, थोड़ा दूर लेते हैं ताकि डायग्राम क्लियर हो, आप लोग को समझ में आ जाएगा। एक पॉइंट अब सी के बाद मैंने लिया दैट इज सी प्लस एच, एक पॉइंट सी था, अब एक पॉइंट थोड़ा सा पहले वाला ले लेते हैं दैट इज कि हमारे पास में मान लीजिए कोई पॉइंट हो जाएगा x इक्वल टू सी माइनस एच। तो अगर सी माइनस एच वाला पॉइंट कुछ ये वाला होगा हमारे पास में, तो जब हम अपने इसे फंक्शन में पुट करेंगे x के जगह पे सी माइनस एच, तो हमारे पास में फंक्शन का वैल्यू क्या आ जाएगा f ऑफ सी माइनस एच। फंक्शन का वैल्यू क्या आ जाएगा f ऑफ सी माइनस एच। तो क्या है हमारे यहाँ पे c माइनस एच और हमने पुट किया f में, तो क्या हो गया f ऑफ c माइनस एच। चलिए अब यहाँ से इस पॉइंट को हम जूम कर लेते हैं दैट इज हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा r, ये वाला पॉइंट है हमारे पास में q एंड दिस वन इज p। सो हम अगर ये दोनों पॉइंट को मिला दें, बस समझना है जो मैं बता रहा हूँ, सिंपल सा भूल जाइए आप क्या पढ़ रहे हैं, देख लीजिए बस मैं सिंपल सा जो बेसिक चीजें मैं बता रहा हूँ रिलेटेड टू ग्राफ, बस आप उसे ध्यान दीजिए। तो अगर मैं इसे ज्वाइन कर देता हूँ Q से R और यहाँ पे मैं किसे ज्वाइन कर देता हूँ P से Q, तो मेरे पास में दो लाइन बन गया ना, दैट इज फर्स्ट वन इज QR एंड सेकेंड वन इज PQ। अच्छा आप लोगों को पता होगा कि अगर हमारे पास में कोई लाइन रहती है AB, कोई लाइन रहती है हमारे पास में AB एंड अगर इसका स्लोप रहता है कोऑर्डिनेट रहता है A का x1 y1 एंड B का कोऑर्डिनेट अगर रहता है हमारे पास में x2 y2, B का कोऑर्डिनेट क्या रहता है x2 y2, A का कोऑर्डिनेट रहता है x1 y1। तो अगर हमें फाइंड करना हो स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB, अच्छा स्लोप तो आप लोगों को पता होगा ना, स्लोप क्या होता है, सपोज कीजिए हमारे पास में एक लाइन है दैट इज ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर हम समझा, छोटा सा एक एग्जांपल है, मान लीजिए अगर हम एक लाइन बनना है दैट इज AB, चलिए यहीं से मैं आपको ये चीज यहाँ बता देता हूँ। A का वैल्यू क्या है यहाँ पे, मान लेते हैं x1 y1, B का वैल्यू क्या हमारे पास में x2 y2, B का वैल्यू क्या हमारे पास में x2 y2 एंड हमें अगर इसका स्लोप फाइंड करना है, इस लाइन का क्या फाइंड करना है, स्लोप। स्लोप मतलब क्या होता है, ये जो लाइन x एक्सिस के साथ में एंगल बना रहा है, किसके साथ में, x एक्सिस के साथ में, ये हमारा x एक्सिस है, ठीक है, x एक्सिस के साथ में जो एंगल बना रहा है लाइन थीटा, क्या एंगल बन रहा है, मान लेते हैं थीटा। तो ये थीटा का जो वैल्यू होगा इन टर्म्स ऑफ tan, दैट इज tan थीटा का वैल्यू, थीटा का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट, थीटा का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट दैट इज tan थीटा। तो ये जो tan थीटा का वैल्यू होगा ना, यही हमारा क्या होगा, स्लोप। यही क्या होगा हमारा स्लोप ऑफ द लाइन, दैट इज द एंगल मेड बाय अ लाइन, द एंगल मेड बाय अ लाइन at x axis or when it cut x axis in from positive x axis in anti clockwise direction। मतलब क्या इसका, एक लाइन जब x एक्सिस को कट करता है तो x पॉजिटिव x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज मतलब जैसे क्लॉक चलता है उसका उल्टा डायरेक्शन में जो एंगल बनता है, जब इस एंगल को हम लोग इन टर्म्स ऑफ tan ले लेते हैं, tan थीटा के टर्म में ले लेते हैं, तो इसका जो हमें आउटपुट मिलेगा, इसका जो हमें आउटपुट मिलेगा, सपोज कीजिए मिल जाता है समथिंग अबाउट x बाई y कुछ भी, तो वो हमारा क्या होगा, इस लाइन का स्लोप होगा। बट हर केस में इस तरह से निकालना पॉसिबल नहीं, क्योंकि हर केस में हमारे पास में एंगल गिवन नहीं रहता है। तो इसके साथ स्लोप का फॉर्मूला क्या लगाते हैं ना, स्लोप ऑफ द लाइन निकालने का, आप लोग पढ़े होंगे स्ट्रेट लाइंस वगैरह में, 11th क्लास में बहुत यूजेज है, अगर नहीं पढ़े तो देख लो, मैं रिकैप करवा ले रहा हूँ। स्लोप ऑफ एबी अगर फाइंड करना हो तो हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, y2 माइनस a1 दैट इज डिफरेंस ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस अपॉन में हो जाएगा x2 माइनस x1, अपॉन में हम लोग क्या फाइंड करते हैं, x2 माइनस x1 दैट इज द स्लोप ऑफ लाइन AB। इसे हम क्या कहते हैं, हमारा AB का ये स्लोप है। क्लियर है। तो सेम वे से अब हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे जो दो लाइन बन रहा है दैट इज QR एंड PQ, QR ये वाला एंड PQ, इन दोनों का हम लोग स्लोप फाइंड करेंगे। सिंपल सी बात है। तो स्लोप फाइंड करना है, आप लोग लिख लीजिएगा इसे एक बार, अगर ये नहीं लिखिएगा तो फिर आएगा जो मैं लिखूंगा वो आप लोगों को समझ में फिर नहीं आएगा, या आप लिख लीजिएगा तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, बाद में फिर आप जब चाहें तो इसे देख सकते हैं एक बार, ठीक है। अफसोस मैंने लिख लिया होगा, तो आइए छोटा सा स्लोप फाइंड करते हैं, जो लिख रहे हैं वो लिखते जाइएगा, नोट डाउन करते जाइएगा। तो चलिए स्लोप फाइंड करते हैं हम लोग QR का। तो QR का अगर हमें स्लोप फाइंड करना होगा, क्या फाइंड करना होगा, अगर हमें QR का स्लोप फाइंड करना होगा तो उसके लिए हमें क्या करना है,
r का जो y कोऑर्डिनेट होगा उसमें से q के y कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे, लाइक y2 माइनस y1, एंड r का जो x कोऑर्डिनेट होगा उसमें से इसका x कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास में डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अगर निकालेंगे तो यहाँ पे देखिएगा y कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास में, मेरे पास में यहाँ पे y कोऑर्डिनेट का वैल्यू है f ऑफ c माइनस h। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास में f ऑफ c माइनस h माइनस, देखिएगा माइनस है, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या है q का, f c एंड x कोऑर्डिनेट पे जरा ध्यान दीजिएगा, r का क्या है c माइनस h, और q के x कोऑर्डिनेट पे ध्यान दीजिएगा क्या है माइनस c। तो c से c तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या मेरे पास में f ऑफ c माइनस h माइनस एफ सी अपॉन माइनस h। इसे कहीं लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो स्लोप ऑफ क्यू आर क्या है हमारे पास में, f ऑफ c माइनस h माइनस ऑफ एफ सी अपॉन माइनस h क्या होगा पता है, बहुत छोटा सा वैल्यू 0.0001 0.00002 कुछ इस तरह का, बहुत नेग्लिजिबल, बहुत छोटा वैल्यू। मैंने यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा लिया है ताकि आपको समझ में क्लियर है। बाकी ये जो c प्लस h होगा ना, एकदम c के बगल में होगा, ये c माइनस h एकदम बगल में होगा। मैं थोड़ा डायग्राम क्लियर करके लाइक जूम करके मैं आपको समझा रहा हूँ। तो अगर हमें फाइंड करना हो, सिमिलरली अगर हमें स्लोप ऑफ क्या फाइंड करना हो, पी क्यू, दैट इज क्यूपी भी लिख सकते हैं हम लोग। क्यू आर का मैंने फाइंड कर लिया, अब हम किसका फाइंड कर लेते हैं, क्यूपी का। तो क्यूपी का स्लोप अगर फाइंड करना हो तो डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, f ऑफ c प्लस h माइनस, यहाँ पे इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, f c, यहाँ पे इसका x कोऑर्डिनेट क्या है c प्लस h, और यहाँ पे इसका x कोऑर्डिनेट क्या है माइनस c। तो c से c यहाँ फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास में बचेगा f ऑफ c प्लस h माइनस ऑफ एफ सी अपॉन h। दैट इज, ये हमारा था दो लाइंस का स्लोप। जैसे ये फॉर्मूला हमने सेम पुट कर दिया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x2 माइनस x1, सेम हमने पुट किया तो हमारे पास में वैल्यू मिल गई। ठीक है, थोड़ा सा देखिएगा इसमें। अब सपोज कीजिए मैं तब से शुरू से मैं बोल रहा हूँ कि h क्या होगा हमारा, कोई बहुत छोटा सा वैल्यू, व्हाट इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू, नेग्लिजिबल, एकदम नेग्लिजिबल वैल्यू होगा, बहुत स्मॉल, बहुत छोटा वैल्यू होगा। ठीक है, तो अब समझिए कि अगर मान लेते हैं, हमें पता है बहुत छोटा का मतलब हम लिमिट्स पढ़ चुके हैं, हमें पता है कि h टेंड्स करता है जीरो की तरफ, h किधर टेंड करता है जीरो की तरफ। तो सपोज कीजिए कि हमारा जो h है वो टेंड कर रहा है जीरो की तरफ, जीरो की तरफ हुआ, देखिएगा हम यहाँ पे जीरो की तरफ टेंड कर रहे हैं, मान लेते हैं कि h किधर टेंड कर रहा है हमारा जीरो की तरफ, कर ही रहा था। तो अगर हम इसको थोड़ा सा लिमिट लगा देते हैं वेयर h टेंड्स टू जीरो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में जो स्लोप था क्यू आर वाला, याद रखिए कहां पे हम लगा रहे हैं क्यू आर वाले पे, तो लिमिट क्या हो जाएगा हमारा h टेंड्स टू जीरो, क्योंकि हमें पता है कि h क्या बहुत छोटा वैल्यू है जिसका वैल्यू जीरो की तरफ जा रहा है, मतलब 0.0001 है तो कमेगा तो क्या हो जाएगा ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। तो मान लेते हैं h किधर टेंड कर रहा है जीरो की तरफ, यहाँ का जो वैल्यू है g किधर टेंड कर रहा है जीरो की तरफ, लिमिट लगाती है कि h किधर टेंड करेगा जीरो की तरफ, तो हमारा जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, लिमिट एफ सी माइनस एच माइनस ऑफ एफ सी अपॉन माइनस एच। यहाँ पे अगर एच जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, देखिएगा एच टेंड्स टू जीरो, क्यू आर वाले में बात किसका हो रहा है, इस वाले लाइन में एच का वैल्यू, तो देखिएगा कि लिमिट एच किधर टेंड कर रहा है जीरो की तरफ, मतलब यहाँ वाला जो मेरा वैल्यू है ये जीरो की तरफ जा रहा है, ये वाला वैल्यू कहाँ जा रहा है जीरो की तरफ, एच वाला। तो अगर एच यहाँ जीरो हो जाता है तो सी माइनस क्या होगा जीरो, सी माइनस क्या होगा जीरो, दैट मींस कि यहाँ पे हमारे पास में पॉइंट क्या बच जाएगा एफ सी, क्या बचेगा पॉइंट एफ सी, और ये एफ सी कहाँ पे चला जाएगा, एफ सी मतलब ये वाला पॉइंट। तो एक कार्टेशियन प्लेन पे एक वैल्यू का एक ही पॉइंट हमें मिलता है, एक वैल्यू का एक ही पॉइंट मिलता है। तो अगर हम एच यहाँ पे जीरो कर देते हैं तो ये एफ सी माइनस एच वाला पॉइंट कहाँ जाएगा, कंसाइड कर जाएगा एफ सी वाले पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पे तो एच है नहीं, वहां पे तो पहले से सी है, तो अगर ये जीरो होगा तो ये वहां चला जाएगा। यहाँ पे भी अगर एच का वैल्यू जीरो पुट करते हैं तो सी माइनस एच वाला पॉइंट कहाँ जाएगा, कंसाइड कर जाएगा सी वाले। मतलब हम इसे ऐसे भी लिखते हैं कि एज लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, तो हमारा जो आर वाला पॉइंट होगा, आर वाला पॉइंट ये किधर टेंड करेगा, टेंड्स टू क्यू एंड फाइनली, एंड हम लोग क्या मेंशन करते हैं फाइनली और लास्टली
आर कंसाइड्स, आर क्या होगा, कंसाइड्स कर जाएगा, आर कंसाइड्स विथ क्यू, आर कंसाइड्स विथ क्यू, मतलब आर जो होगा जैसे ही अगर एच हमारा 0 की तरफ जाएगा तो ये आर वाला पॉइंट और क्यू वाला पॉइंट क्या होगा, कंसाइड कर जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ y कोऑर्डिनेट इसके y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा और इसका x कोऑर्डिनेट इसके x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। तो ये था हमारा स्लोप h टेंड्स टू 0, हमने QR में लगाया। सेम वे से हम यही चीज किसमें पुट कर सकते हैं, हम लोग पुट कर सकते हैं QP वाले में, इसमें पुट कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं QP वाले में। तो QP वाले में अगर पुट करते हैं, ध्यान दीजिएगा मैं डिफरेंट कलर से लिख रहा हूं ताकि आपको पता चले कि इसमें मैं QR वाले में लगा रहा हूं या QP वाले में लगा रहा हूं। तो यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे भी अगर यहाँ पे हमारा क्या था, इसमें QP का स्लोप ये था, उसमें मैंने लिमिट लगा दी, तो क्या हो जाएगा f ऑफ c प्लस h माइनस ऑफ fc अपॉन h, माइनस ऑफ fc अपॉन h। अब जरा समझिएगा कि अगर यहाँ पे हम h का वैल्यू 0 की तरफ टेंड कर रहे हैं, 0 की तरफ मतलब ऑरिजिन की तरफ आ रहे हैं, 0 की तरफ मतलब हम ऑरिजिन की तरफ आ रहे हैं, ऑरिजिन की तरफ जब हम आना चाहेंगे तो h का वैल्यू जैसे ही 0 पुट करेंगे तो फिर इसका y कोऑर्डिनेट इसके y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, इसका x कोऑर्डिनेट इसके x कोऑर्डिनेट के इक्वल हो जाएगा। मतलब हम इसे क्या लिख सकते हैं कि जैसे ही लिमिट 0 की तरफ जाएगा QP में, तो P वाला जो पॉइंट होगा ये किधर टेंड करेगा, Q की तरफ, एंड Q क्या हो, सॉरी P क्या होगा, कंसाइड कर जाएगा Q के साथ, P क्या होगा, कंसाइड्स कर जाएगा Q के साथ। तो कंसाइड्स कर जाएगा मतलब क्या होगा के साथ में। तो फाइनली सवाल ये आ रहा होगा आप लोगों के मन में, बच्चों के मन में, कि आखिर ये किया क्या जा रहा है। सही बात है भाई, किया क्या जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कि हम जब यहाँ क्या कर रहे थे ना, C इस केस में, इस केस का हम बात कर रहे हैं, इस केस में हम क्या कर रहे थे, h का वैल्यू 0 हमने पुट किया तो P कहाँ कंसाइड कर गया, Q की तरफ। मतलब क्या हुआ कि हम राइट तरफ से अपने उस पॉइंट पे आ रहे हैं जहां पे हमें डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है। ध्यान समझिएगा, हम राइट हैंड की तरफ से, ये हमारा राइट हैंड है, तो राइट हैंड की तरफ से किधर आ रहे हैं, उस पॉइंट के ऊपर कंसाइड जाके कर जा रहे हैं जहां पे हमें अपना डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है। मैंने यहाँ पे रेज कर दिया, आप लोगों ने लिखा होगा, तो देखिएगा कि इधर R वाले में भी क्या हो रहा था, जैसे h का वैल्यू 0 ले रहे थे तो लेफ्ट साइड से, इधर से लेफ्ट साइड से हम किधर जाके टेंड कर रहे थे, डिफरेंशियबिलिटी वाले पॉइंट पे, जहां पे हमें डिफरेंशियबिलिटी चेक करना। तो यहां से भी जब हम बढ़ रहे हैं, लेफ्ट हैंड तरफ से भी अगर हम बढ़ रहे हैं तो हम किधर जा रहे हैं, डिफरेंशियबिलिटी वाले पॉइंट पे चले जा रहे हैं। और राइट हैंड की तरफ से भी जब हम लोग टेंड कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो भी हम कहां, किस पॉइंट पे जाके रुक जा रहे हैं, डिफरेंशियबिलिटी वाले पॉइंट पे जाके रुक जा रहे हैं। मतलब हम, और इस पॉइंट और इस फिगर में डिफरेंशियबिलिटी वाला पॉइंट है कौन सा, Q। तो हम लोग क्या कहते हैं, दैट Q इज द लिमिटिंग पॉइंट। Q को क्या कहते हैं हम लोग, लिमिटिंग पॉइंट। क्यों, क्योंकि जब हम लेफ्ट हैंड तरफ से भी जा रहे थे तो हम Q पे जाके रुक रहे थे, राइट हैंड की तरफ से आ रहे हैं तो भी हम जाके Q पे रुक जा रहे हैं। मतलब यहां से मैं अगर इधर जाने का चाह रहा हूं तो बीच में एक दीवार है, या उधर से भी एक आदमी आने का चाह रहा है तो बीच में एक दीवार है न, या कोई आदमी घर के बाहर है तो वो ना अंदर आ पा रहा है ना, और ये भी कह सकते हैं कि जो अंदर है वो ना बाहर जा पा रहा है। तो क्या हो रहा है, रोक क्या रहा है, दोनों को दरवाजा रोक रहा है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे रोकने का काम कौन कर रहा है, Q ना R को आगे बढ़ने दे रहा है, ना P को R की तरफ आने दे रहा है, तो दोनों को रोक रहा है। तो हम लोग क्या कहते हैं, Q इज द लिमिटिंग पॉइंट। Q को क्या कहते हैं, लिमिटिंग पॉइंट। और जिस पॉइंट, और सॉरी, और जब भी हमें हमारा लिमिटिंग पॉइंट मिल जाता है, उस पॉइंट से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। याद रखिए, पूरा कथा इसीलिए हुआ क्योंकि हमें फाइंड करना था, प्रूफ करना था कि Q क्या है, हमारा लिमिटिंग पॉइंट है, और जहां हमारा लिमिटिंग पॉइंट हमें मिलता है वहां से हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। सो हम लोग क्या कहेंगे, हेंस वी कैन ड्रॉ अ टेंजेंट, हेंस वी कैन ड्रॉ अ टेंजेंट एट Q। Q पे क्या कर सकते हैं हम लोग, एक अपना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। का मतलब क्या हुआ, यहां से हम लोग टेंजेंट अपना ड्रॉ कर सकते हैं। अब समझिएगा कि अगर टेंजेंट ड्रॉ कर ले तो सब कुछ वैल्यू निकलेगा, इसका कुछ क्या होगा, वैल्यू निकलेगा। ठीक है, तो वो वैल्यू कैसे निकलेगा, यहाँ पे हमने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशियबिलिटी हमें यही कहता है
कि अगर हमारे पास में कोई फंक्शन है एफ एक्स, कोई फंक्शन है एफ एक्स एंड उसका डोमेन कुछ हमारे पास में प्रोवाइडेड है, उस डोमेन के इंटरवल में, डोमेन के बीच में किसी पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करना हो, तो उस पॉइंट से आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करने में सक्सेसफुल रहे तो वो फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज वो फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं। दिस इज आवर होल स्टोरी अबाउट द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी कि हमें अगर एक लिमिटिंग पॉइंट मिल गया, हमें क्या मिल गया, एक लिमिटिंग पॉइंट अगर मिल गया तो उस लिमिटिंग पॉइंट से हमें टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है। और अगर हमें लिमिटिंग पॉइंट नहीं मिलता है तो हमारा ये टेंजेंट ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है और हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। यही था हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग। तो अब क्वेश्चन ये भी आता है, बच्चे सोच रहे होंगे कि सर हर क्वेश्चन को तो ग्राफिकली हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है, सॉल्व नहीं कर सकते, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो मैंने यहाँ पे जो वैल्यू निकाला है, एक वैल्यू आपको ये कंसीडर कर लेना है। इस वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव। इस वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम राइट हैंड की तरफ से क्यू पे आ रहे थे। कहाँ पे आ रहे थे? राइट हैंड की तरफ से क्यू पे आ रहे थे। और आप लोग कंटिन्यूटी में भी पढ़े होंगे दैट व्हेनेवर we add a small quantity at the point where we have to check the continuity, the quantity is said to be right hand limit. So उसी तरह से हम लोग यहाँ पे इसको क्या कहेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव कहेंगे। क्या कहेंगे? राइट हैंड डेरिवेटिव कहेंगे। एक हमारा ये राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा। और जब हम लेफ्ट हैंड की तरफ से क्यू की तरफ जा रहे थे, लेफ्ट हैंड की तरफ से क्यू की तरफ जा रहे थे, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 f of c minus h minus fc upon minus h। ये वाला जो हमारा वैल्यू है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसको हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और इसको क्या कहेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव। बस यही निकालना था, क्योंकि यही दोनों की मदद से हमने पता किया कि क्यू क्या है, हमारा लिमिटिंग पॉइंट है। तो ग्राफिकली अगर आपको फाइंड करना हो कि हमारा फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो आपको उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। और अगर आपको थ्योरेटिकली या अलजेब्रिकली या फिजिकल मीनिंग पे बात करें, पता करना हो बिना ग्राफ बनाए, आपको ग्राफ बनाने, सपोज कीजिए कोई फंक्शन है जिसका आपको ग्राफ बनाने नहीं आ रहा है, तो वहां पे अगर आपको चेक करना हो तो वो पॉइंट भी हमारा यहीं से निकलेगा। जिसके मदद से हमने क्यू को लिमिटिंग पॉइंट फाइंड किया, उसी दोनों के मदद से हम क्या करेंगे, किसी फंक्शन के डिफरेंशिएबिलिटी को करेंगे। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या कंडीशन है, आपको ये जरूर लिख लीजिए कि इसे हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहते हैं। तो अगर हमें चेक करना हो कि हमारा कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, फिजिकली चेक करना हो, ज्योमेट्रिकली तो सबको आ गया होगा, ज्योमेट्रिकली सबको आ गया होगा, ठीक है। अब अगर हमें चेक करना है फिजिकली कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो उसके लिए क्या चेक करते हैं, याद रखिएगा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसके इक्वल होना चाहिए, राइट हैंड डेरिवेटिव का। पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिएगा, ऊपर में टॉपिक डालिएगा, हाउ टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी, हाउ टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी या हाउ टू जज ए डिफरेंशिएबिलिटी। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा हमारा, दैट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, हमारा फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। और अगर हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं आता है, तो हमारा फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। आवर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल इन दैट केस। अभी थोड़ा सा और स्टोरी बचा हुआ है, भागना नहीं है। पूरे वीडियो को अंत तक देखिए, जैसे अभी तक आपको ग्राफ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, उस तरह से आपको फिजिकल मीनिंग में भी और मैं क्लियर करवा दूंगा। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, मेंस और एडवांस एकदम निकलेगा डेफिनेटली। सो यहाँ देखिएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं आता है, तुम्हारा फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है। तीसरा चीज अगर समझिएगा, थोड़ा सा ग्राफिकल मीनिंग पे भी और इसको समझना है कि मान लीजिए आप किसी फंक्शन का कैसे पता चलेगा कि ग्राफ जब बनाएंगे या जो डिफरेंशिएबल वाला पॉइंट है, उस डिफरेंशिएबल वाले पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना पॉसिबल है या नहीं है। टेंजेंट का जो हमने कंस्ट्रक्शन किया था यहाँ पे, वो पॉसिबल है या नहीं है। तो उसके लिए क्या चेक करते हैं, याद रखिएगा, एट शार्प एज
और ब्रोकन कर्व, और हम लोग क्या कहते हैं ब्रोकन कर्व। अगर हमारे पास में कोई फंक्शन है जो ब्रोकन है मीन्स डिसकंटिन्यूअस है। फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस हो गया। डिसकंटिन्यूटी के लिए मैंने बताया था कि ग्राफ हमारा कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो अगर हमारा कर्व टूट जाता है, ब्रोकन कर्व होता है, या हमें शार्प एज मिलता है, या हमारे ग्राफ में होल रहता है, हमारे कर्व में कोई होल्स रहता है, ठीक है, तो उन सब पॉइंट पे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जहां होल है या जहां ग्राफ टूट गया या जहां पे हमें शार्प एज मिल गया वहां पे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं शार्प एज और ब्रोकन कर्व और होल्स और एट होल्स fx इज नॉट डिफरेंशिएबल। fx इज नॉट डिफरेंशिएबल कि हमारा जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज हमने साथ सीख लिया, थर्ड पॉइंट से फोर्थ पॉइंट निकल गया। समझने वाली बात है। पहले तो हमने मेंशन कर दिया ब्रोकन कर्व और होल, ये दो कंडीशंस होते हैं डिसकंटिन्यूटी के। ये दो कंडीशंस क्या होते हैं, डिसकंटिन्यूटी के। मतलब क्या कि अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो हमारा वो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। मींस कि अगर कोई फंक्शन है जिसका एलएचएल और आरएचएल उस फंक्शन के वैल्यूड फंक्शन के इक्वल नहीं आ रहा है तो वो फंक्शन भी हमारा क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। वो फंक्शन भी क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। सो अगर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है तो वो भी क्या होगा, हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होगा। हम लोग फोर्थ पॉइंट यहीं से लिखेंगे दैट एवरी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, एवरी कोई भी ऐसा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है ही नहीं जो क्या हो, डिफरेंशिएबल हो। तो लिखते हैं एवरी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। हर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो बच्चे के मन में सवाल आ रहा होगा, अरे चलिए पांचवा पॉइंट में ऊपर लिख रहा हूं जो चौथे पॉइंट से आया है कि अब बच्चे लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि सारा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं, इसका मतलब कि सारा कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल। इफ a is equal to b then b is equal to a। तो नहीं, ऐसा नहीं होता बच्चों। एवरी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया है बड़े बड़े अक्षरों में कि एट शार्प एज। शार्प एज का मतलब क्या होगा कि हमने कोई ग्राफ बनाया, हमने क्या किया, कोई ग्राफ बनाया। वो ग्राफ क्या था, हमारा कंटिन्यूअस था। वो ग्राफ क्या था, कंटिन्यूअस था, लेकिन हमें क्या मिल गया, कहीं पे शार्प एज मिल गया। क्या मिल गया, शार्प एज। कोई नुकीला किनारा, जैसे V लिखते हैं हम लोग, जैसे W लिखते हैं, M लिखते हैं, A लिखते हैं, उस टाइप का कोई ग्राफ बन गया तो क्या होगा, शार्प एज मिल जाएगा। और जब शार्प एज मिलेगा तो हम देख सकते हैं कि हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, लेकिन हमें शार्प एज मिल रहा है। और हम मेंशन कर चुके हैं कि शार्प एज पे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। इसका मतलब कि हर कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। every continuous function is not differentiable। every continuous function is not differentiable। रीजन, शार्प एज पे टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने पूरा ज्योमेट्रिकल मीनिंग आपको रटवा दिया है कि शार्प एज मिलेगा, टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर पाएंगे, और टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर पाएंगे तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल। नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए टेंजेंट का कंस्ट्रक्शन होना बहुत जरूरी है। ये सब पॉइंट्स है, याद रखिएगा। और लेकिन एक और चीज हम लोग क्या निकालते हैं, अच्छा यहाँ से एक और पॉइंट निकलता है फिफ्थ से। सब पॉइंट रिलेटेड एक दूसरे से, थोड़ा सा बस देखिएगा ध्यान से, सब समझ में आ जाएगा। बहुत बहुत आसान टॉपिक है, बहुत आसान, आसानी से आप बोर्ड में 8 मार्क्स यहाँ से निकाल सकते हो, बस कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैंने यहाँ क्या लिखा, एवरी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। बट इसका एक उल्टा क्या निकलता है, यहां से एक पॉइंट बहुत बेहतरीन निकलता है, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन। यहां से भी निकाल सकते हैं, यहां से भी ले सकते हैं। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। उल्टा, तो कैसे चमत्कार हो रहा है कि हमने लिखा एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, मतलब जितना कंटिन्यूअस फंक्शन है सब डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्योंकि हो सकता है कि कंटिन्यूअस फंक्शन में हमें कोई शार्प एज मिल जाए, लेकिन हमने लिखा एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अरे भाई ये कैसे संभव है, तो ये संभव है। क्यों नहीं संभव है, क्योंकि अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो कंटिन्यूअस होगा। क्योंकि डिफरेंशिएबल फंक्शन में कोई होल नहीं होता है, कोई ब्रोकन कर्व नहीं होता है, कोई शार्प एज नहीं मिलता है, मतलब वो हमारा क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा।
तो हर डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, लेकिन हर कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो ये जरूरी नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान में रखना होगा। एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं, इस पे आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, डेफिनेटली आएंगे क्वेश्चन। 8 नंबर के क्वेश्चन यहां से आएंगे। सो ध्यान से देखिए, जल्दी से इसको लिख लीजिए। ठीक है, लिख लिया होगा आप लोगों ने। चलिए 6 हो गया। 7वां इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही ज्यादा देखिएगा, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन आप लोग पढ़ चुके होंगे। अगर किसी कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन में कोई दिक्कत होगा तो कहिएगा, या तो आप पढ़ लीजिएगा इसे, और अगर दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, मैं उस पर बहुत ही जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, सो देखिए, कॉम्पोजिशन ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शन। कॉम्पोजिशन मतलब होता है हमने क्या किया, दो डिफरेंशिएबल फंक्शन को जोड़ दिया। एक के अंदर, एक डिफरेंशिएबल फंक्शन के अंदर में हमने दूसरा डिफरेंशिएबल फंक्शन पुट कर दिया, दैट इज कॉल्ड कॉम्पोजिशन। तो कॉम्पोजिशन ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज एंड कंटिन्यूअस, इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। दो डिफरेंशिएबल फंक्शन का जब हम लोग कॉम्पोजिशन फाइंड करते हैं तो क्या होता है, हमेशा हमेशा कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, 8th टॉपिक में ध्यान दीजिएगा, जब भी हम लोग दो कंटिन्यूअस फंक्शन का सम करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, या हम लोग कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, कोएफिशिएंट और डिवीजन, तो जो रिजल्टेंट आएगा, द रिजल्टेंट और द रिजल्ट विल ऑलवेज बी एन डिफरेंशिएबल, द रिजल्ट विल ऑलवेज बी डिफरेंशिएबल। मतलब क्या, कि अगर दो डिफरेंशिएबल फंक्शन है हमारे पास में, दो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, आप उन दोनों फंक्शन को जोड़ रहे हैं, या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या प्रोडक्ट कर रहे हैं, कोएफिशिएंट कर रहे हैं, आपको हमेशा और हमेशा जो आउटपुट मिलेगा वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल फंक्शन है। जैसे बताएगा कि हमारा जो कोई कांस्टेंट फंक्शन अगर हमारे पास में है, हमारे पास में क्या है, कोई कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है, या हमारे पास में कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है, या हमारे पास में कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, या कोई हमारे पास में साइन फंक्शन है, दैट इज साइन एक्स है, कोई कोसाइन फंक्शन है, दैट इज cos x है, तो ये क्या होगा, हमेशा और हमेशा डिफरेंशिएबल होगा, विल ऑलवेज डिफरेंशिएबल। कोई इसके लिए सोचना नहीं है, कहीं पे भी अगर हमें दिख रहा है कि ये क्या है, कुछ इस तरह का फंक्शन है, तो हम लोग डायरेक्टली क्या कर देंगे, उसे डिफरेंशिएबल प्रूफ कर देंगे, और ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, वही क्या होगा, हमारा डिफरेंशिएबल होगा। 10 पॉइंट क्या है हमारा, जैसे बताइएगा कि ओनली रियल वैल्यूड फंक्शन आर डिफरेंशिएबल, रियल वैल्यूड फंक्शन आर डिफरेंशिएबल का मतलब क्या होगा, आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े होंगे, आप लोग क्या होगे, कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें इमेजिनरी नंबर के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर कोई फंक्शन है जिसमें इमेजिनरी पार्ट कुछ प्रेजेंट है, आयोटा वाला कोई पार्ट प्रेजेंट है, तो वो फंक्शन क्या होगा, हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा जो सेशन था उसको हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा उसमें हम लोग क्वेश्चन डील करेंगे। मैंने जब फर्स्ट वीडियो बनाया था तो मैंने बताया था कि हम लोग 3 वीडियो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर डिस्कस करेंगे। कंटिन्यूटी पे वीडियो बन चुका है, डिफरेंशिएबिलिटी पे वीडियो बन गया, और जो थर्ड वीडियो होगा हम उसमें सिर्फ क्वेश्चन डील करेंगे विच इज रिलेटेड टू बोर्ड प्लस IIT लेवल। उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सिर्फ क्वेश्चंस को, जो कि किसमें बेस्ड होंगे, बोर्ड प्लस IIT लेवल के क्वेश्चंस को डील करेंगे। सो आप लोग, अगर आप लोगों को क्वेश्चंस बनाना है बोर्ड लेवल पे, IIT लेवल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छे समझिएगा, कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, एंड जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए। बहुत जल्दी हमारा वीडियो अपलोड होगा जिसमें क्वेश्चन डील करेंगे और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। ओके, थैंक यू।